नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। करते हैं शुरुआत न्यूज़ रूम लाइव की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेपाल से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी ये है कि नेपाल में भारी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और भारी तबाही के कारण वहाँ पर जो माहौल है वो चिंताजनक हो गया। बाढ़ जैसी स्थिति और नेपाल के रसुआ में कई इमारतें बह गई हैं। ताश के पत्तों की तरह जो इमारतें हैं वो बह गई हैं। 3 पुलिस चौकियां और गाड़ियां भी बही हैं। नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही मच रही है। नेपाल तो नेपाल में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। तिब्बत से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। तो ये कुल 5 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। ये कुल 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। और आपको बताएं कि भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से बाजार और रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में वाहन और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं। कई जल विद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। फिलहाल ये मौके से कुछ 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जहां आप देखेंगे वहीं पर आपको पानी का सैलाब नजर आएगा। बाढ़ में कई इमारतें और कई महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं वो बह गए हैं। और ये जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, दरअसल इसी से जुड़ा हुआ अपडेट ये है कि नेपाल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 शहरों में भारी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। और आपको बताएं कि लगातार जो बाढ़ के हालात है वहां पर वो चिंताजनक बने हुए हैं और एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बाढ़ के बाद इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। नेपाल के 5 जिलों में 5 शहरों में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कौन कौन से ज़िले हैं वो भी आप जान लीजिए। हालांकि रसुआ, नुवाकोट और धांटिंग में हालात ख़राब हैं। बाढ़ से रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचने की खबरें मिल रही हैं और ये तस्वीरें और जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। बाढ़ के बाद इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। त्रिशूली नदी के तटीय क्षेत्र में नुकसान पहुँचने की जानकारी है। लोगों में चीख पुकार और जो आप सुन पा रहे हैं लोगों की ये चीख पुकार और वाकई में लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अब ऐसे में ये जो स्थिति है नेपाल में, आप जहां देखेंगे कई शहरों में पानी ही पानी और बाढ़ के पानी के कारण यहां पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये तस्वीरें चिंता को बढ़ा देने वाली तस्वीरें हैं। 5 ऐसे ज़िले जिनमें बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें मिल रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीछे से देखिए, जो लोग अपने अपने मोबाइल कैमरों में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं वो वाकई में चीख पुकार आपको सुनाई दे रही है। बाढ़ के बाद इलाके में बिजली सप्लाई ठप होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं, रसुआ में तो भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। नेपाल के रसुआ में भारी तबाही से 1000 लोगों के बहने की खबर भी मिल रही है, जो वाकई में चिंता को बढ़ा देती है। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं निश्चित तौर पर ये चिंता में डाल देती है। नेपाल के रसुआ में भीषण बाढ़ से तबाही की तस्वीरें, पानी का सैलाब आपको नजर आएगा, तेज प्रवाह आपको नजर आएगा और इस तेज प्रवाह में बहती हुई इमारतें, लोगों के आशियाने, कई ऐसी परियोजनाएं, कई ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इसके कारण बड़ी दिक्कत, यहाँ पर बिजली सप्लाई ठप होना है। बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की भी खबरें मिल रही हैं। बाढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने आपात बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बाढ़ के हालात पर सरकार की हाई लेवल मीटिंग, बालेन शाह की ओर से ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, आपात बैठक बुलाई गई है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल की, ये तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर हैं। निश्चित तौर पर ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 जिलों में
हूबहू एक ही जैसी तस्वीरें हैं, लेकिन लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और दिनचर्या में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बाढ़ के आ जाने से, और बाढ़ का पानी सब कुछ अपने साथ संभाले गया है। ये इमारतें, होटल, लोगों के घर, लोगों के आशियाने और लोगों को अपने साथ बहा ले गया है बाढ़ का ये पानी। तेज प्रवाह और ये ऊंची लहरें जो आपको नजर आ रही हैं। नेपाल के रसुआ में तो हालात और ज्यादा चिंताजनक बन गए हैं। बाढ़ में करीब 1000 लोगों की बहने की खबर मिल रही है। बाढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत की जानकारी है और इसको लेकर बाकायदा सरकार की ओर से एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से एक आपात बैठक बुलाई गई है। बाढ़ के हालात पर सरकार की नज़र बनी हुई है। एक हाई लेवल मीटिंग, एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसी बीच यूपी से बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत सरकार की ओर से की गई है। रक्षाबंधन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। बुजुर्ग महिलाओं को यूपी में मुफ्त बस यात्रा की बड़ी सौगात दी है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात सरकार की ओर से मिली है। सरकारी बसों में आजीवन मुफ्त बस यात्रा होगी। केवल रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन नहीं, बल्कि आजीवन। अब जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सौगात मिली है। रक्षाबंधन के मौके पर 3 दिन फ्री बस यात्रा है। 27, 29 और 30 को बस सेवा मुफ्त रहेगी। ये योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी बुजुर्ग महिलाएं। बाकायदा आईडी कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। तो 27, 28 और 29 इन 3 दिन दरअसल बस सेवा जो है वो मुफ्त रहेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर बार रक्षाबंधन के मौके पर सरकार माताओं बहनों को इस तरह की सौगात देती है ताकि उनके सफ़र को और आसान, सरल और सुगम बनाया जा सके। दूर दराज में शहरों में जाकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सके। तो ये 3 दिन 27, 28 और 29 बस सेवा फ्री रहेगी। इसके अलावा भी एक बड़ी सौगात महिलाओं को मिली है। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28, 29 को एक साथी के साथ वो जो है मुफ्त यात्रा करेंगी और जो यात्राएं होंगी वो जो है उसका खर्च सरकार वहन करेगी। तो बहुत बड़ी सौगात है मातृशक्ति को। मातृशक्ति का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी करती है, योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और जो पार्टियां हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। 17 के पहले 12% ही महिलाएं किसी तरह से सेवा कर पाती थी, स्वावलंबित होती थी। और आज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में वो 36% पहुंच गया है। क्यों? सम्मान है, सम्मान से सुरक्षा है, सुरक्षा से स्वावलंबन है। तो यही चीज कर रहा है जो आधी आबादी को हम सुविधाएं दे रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष के ऊपर की आयु प्राप्त कर चुकी हैं, उनको रक्षाबंधन का बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज जीवन निःशुल्क यात्रा लोक माता अहिल्याबाई होलकर के
नाम से आज योजना का प्रारंभ करके हमारी माताएं बहनों को कहीं घर से बाहर जाना हो, तीर्थ यात्रा पर जाना हो, सगे संबंधी से मिलने जाना हो, भाई बहन से मिलने जाना हो, उनको पूरा का पूरा आज सरकार ने छूट दे दिया है। और वो केवल अपना आइडेंटिटी कार्ड, जो आधार कार्ड के आधार पर वो जो है कहीं भी यात्रा कर सकती हैं। ये हमारे योगी जी की तरफ से हमारी उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के रक्षाबंधन का उपहार है। मैं सभी बहनों, पूरे प्रदेश की बहनों, माताओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। बहनें उनको बहुत आशीर्वाद दें और दिल से आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि 60 साल उम्र के बाद सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाती है और बहनों को जो घूमने का, तीर्थाटन करने का जो एक मौका मिला है, बहनें फ्री होने के बाद कभी मथुरा जा रही हैं, कभी काशी जा रही हैं, कभी अयोध्या जा रही हैं। तो ये सब आना जाना जो फ्री हुआ है उसकी मैं बधाई देती हूँ। और बेटों को भी और पतियों को भी उसमें थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अगर जाना तो है ही तो बेटे को टिकट देना पड़ता था, तो बेटे को भी आर्थिक लाभ मिला है कि टिकट की व्यवस्था उनके बेटे ने कर दी है, प्रदेश के मुखिया उनके बेटे ने कर दी है, तो बाकी व्यवस्था बेटा करे। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं और इसी बीच आपको बताएं, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, जुबानी हमला बोला है। उनकी ओर से कहा गया है कि पहले तो उत्सव में उपद्रव हुआ करता था, पहले उत्सव पर उपद्रव होता था, माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती थी, पहले हर योजना में कमीशनखोरी हुआ करती थी, पहले लैंड माफिया और सैंड माफिया जिनका बोलबाला प्रदेश में रहा करता था। 2017 से पहले बेटियां सपना देखने से भी डरती थी, बहन बेटी असुरक्षित महसूस करती थी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी और बुंदेलखंड में हम जाते थे, पूरी जिंदगी माताओं और बहनों की मटका में पानी ढोते ढोते व्यतीत हो जाती थी। गरीब परिवारों के घर में शौचालय नहीं थे, माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। यही तो होता था यूपी में, यही तो पहचान का संकट था। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। और इसीलिए तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब एक बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से आप तक साझा करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में लोक महाराष्ट्र सेवा आयोग की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको रद्द करने पर फैसला लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी की भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है। दरअसल 22 मार्च को हुई स्क्रीनिंग में गड़बड़ी मिली और गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। शुरुआती जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है। देश भर में पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। नीट पेपर लीक समेत अन्य के बाद अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC ने फूड एंड ड्रग विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। पेपर में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच में कई बातों का खुलासा किया है। शुरुआती जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि परीक्षा से पहले ही एक उम्मीदवार के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था, प्रश्न पत्र पहुंच गए थे और इससे इसका फायदा भी मिला।
इसके बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी भर्ती के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 29 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद मार्च 2026 को स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा महाराष्ट्र के 6 विभागीय मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई थी और पेपर के बाद कुछ छात्रों ने गड़बड़ी की शिकायत भी दर्ज की थी। आयोग को 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच ईमेल के जरिए ये शिकायतें प्राप्त हुई थी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कुछ छात्रों को पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे जिससे उनको फायदा मिला और जब इसका खुलासा हुआ, शिकायतें ज्यादा बढ़ी तो फिर ये फैसला लिया गया कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। मुरारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी वो देंगे इसी खबर से जुड़ी हुई। मुरारी, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि पहले भर्ती परीक्षा चल रही थी लेकिन फिर उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि शिकायतें मिली, ईमेल के जरिए विभाग तक की जांच पड़ताल पहुंची, शिकायतें पहुंची, उसके बाद जांच पड़ताल हुई और फिर ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, शिकायत के बाद जो है मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी। उस दरमियान एक व्यक्ति जो है क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा और जिसने एक्सेप्ट किया कि एग्जाम के 2 दिन पहले ही उसे जो प्रश्न के उत्तर थे वो मिल गए थे। उसके बाद मामला पूरी तरह से गर्मा गया, जिसके बाद आयोग को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो एग्जाम हुए थे 22 मार्च को उसे रद्द कर दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है कि इसके मास्टरमाइंड कौन थे और इसमें कुल कितने लोग शामिल हैं और इस पूरी घटना को कब और कैसे अंजाम दिया गया। हालांकि पेपर लीक को लेकर के दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो बवाल मचा था उस पर भी अब कहीं न कहीं टोल किया जा रहा है प्रधानमंत्री को लेकर कि उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसके लिए सदन में एक सख्त कानून भी लाए गए। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स इंस्पेक्टर बी ग्रुप का जो एग्जाम था उसे रद्द किया गया है। देखना होगा कि क्राइम ब्रांच अब इस मामले में जांच करती है तो कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है मुरारी, लेकिन एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ क्या भर्ती परीक्षा जो प्रक्रिया चल रही थी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या कोई नई तारीख की संभावनाएं हैं? कुछ अटकलें चल रही हो कि कब तक के लिए इसको रद्द किया गया है, कब अब दूसरी परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, परीक्षा का दिन और तारीख अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जो एग्जाम के फॉर्म थे वो दोबारा नहीं भरने होंगे, जो उसके शुल्क थे, जो फीस थे वो दोबारा अब जो है परीक्षार्थियों को नहीं देना होगा। बहुत जल्द ही दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। तो देखना होगा कि किस तरीके की तैयारी होती है और दोबारा जब एग्जाम होते हैं तो कब होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है उसमें लेकर छात्रों में एक नाराजगी देखी गई और यही वजह था कि छात्रों का एक समूह आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से भी मुलाकात करके उन्होंने ज्ञापन दिया है। राज ठाकरे खुद इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी लिखेंगे और पूरी तरीके से पारदर्शिता जांच कराने की मांग भी करेंगे। जी रहिएगा मेरे साथ, मैं आगे भी आपका खबरों के लिए रुख करूंगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। दरअसल कृति सेनन को लेकर विवाद बढ़ गया था, उनके विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद अब ब्रांड की तरफ से उनके एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया गया, उनके विज्ञापन को हटा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। कृति सेनन के कपड़ों को लेकर हुआ विवाद अब यहाँ तक पहुंच चुका है कि कपड़ों के विवाद के बाद विज्ञापन को हटा दिया गया है। कपड़ों पर विवाद और उसके बाद तमाम तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर आए और इसके बाद आलोचना के बाद ब्रांड की तरफ से फैसला लिया गया है। मुरारी का रुख कर लेते हैं। मुरारी, कृति सेनन के राखी वाले ऐड को लेकर लगातार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सोशल मीडिया से लेकर कुछ उनके ही इंडस्ट्री के लोग उन पर कई तरह की बातों या टिप्पणियां कर रहे थे, जिसके बाद अब ब्रांड की तरफ से उनके विज्ञापन को हटा दिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से रक्षाबंधन
भाई बहन का एक पवित्र त्योहार होता है, भाई बहन का एक रिश्ता होता है जिसका कोई तार नहीं होता है। ऐसे त्योहार पर इस तरीके के कपड़े पहन करके जिस तरीके से उन्होंने ऐड किया था, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहा था। उसके बाद जो कंपनी थी जिसने एडवर्टाइज कराई थी, उसने अपनी साइड और सोशल मीडिया से उसे हटा दिया है। खुद अगर कहे तो कंगना रनावत ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए जो है कि आलोचना की है। कम कपड़े पहन करके प्रचार करना और साथ ही घर में जो पालतू जानवर उनके डॉगी था उसको रक्षा बंधन उसके साथ करना, उसे भी लेकर के जो है कि ट्रोल हो रहे थे। तो लगातार जो आलोचनाएं थी वो बढ़ती जा रही थी और यही वजह था कि जो ऐड था वो जो है प्लेटफॉर्म साइडों से जो है कि हटा दिया गया है। जी ठीक है मुरारी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। दिल्ली में दरअसल सरकार की ओर से महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ आज सीएम रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। निश्चित तौर पर महिलाओं को आर्थिकी मोर्चे पर सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये इस योजना का बड़ा उद्देश्य है। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस मां को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। और धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल महोदय का। एक बार जोरदार तालियों से उपराज्यपाल महोदय जो हमारे गार्जियन हैं, जिनके देखरेख में दिल्ली राज्य लगातार तरक्की कर रहा है। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं, भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं धन्यवाद देती हूं मेरे टीम के सदस्य, दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्री और जो हमेशा मेरे साथ मजबूती से कंधा मिला करके दिल्ली की हर योजना को लागू करने में, सफल करने में, बनाने में मेरा साथ देते हैं। भाई परवेश जी, आशीष सूद जी, मजिंदर सिंह सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी और हमारे सांसदगण रामवीर सिंह विदोड़ी जी, मनोज जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, मेरी बहनें कमलजीत सहरावत जी, बांसुरी जी, एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो। ये पूरी टीम है जिसके कारण से दिल्ली में ये शानदार काम हो रहा है। और धन्यवाद देना चाहूंगी अपने अधिकारियों को, हमारे चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी को, हमारे एसीएस विपुल पाठक जी को, रश्मि सिंह जी को, सुधाकर जी को, सारे डीएम्स को, जिन्होंने लगातार मेहनत करके एक एक बहन तक इस योजना को पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे सारे विधायकों का, जिन्होंने घंटों बैठ के साइन कर करके हर बहन के लिए इस योजना को सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उनका फॉर्म भरा जाए। मेरे सब और सीधे आपको रुक करवाते हैं लखनऊ का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था, और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने
लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। न केवल स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा, सम्मान समृद्धि योजना, बल्कि जो असुरक्षा की भावना है उसको भी दूर करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे। आप सुन रहे थे लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को, जहां पर उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 40,000 रुपये सालाना महिलाओं को देंगे सरकार बनने पर। इसके अलावा भी उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए हैं, बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।